गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसके अपन ने 17.1 जो थी एरिथमेटिक मीन माध्य देख लिया था, उसको फिर से एक फॉर्मूला उसका रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हिंदी में बताइए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब जो अपन सॉल्व करेंगे उसमें भी अपन मीन ही निकालेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा थोड़ा एक तो देखेंगे अपन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रीट सीरीज है ना, तो असंतत बारंबारता सारणी अपन देखेंगे। तो उसमें जो है उस एक टेबल दे रखी है, टेबल में x और y मतलब xi और yi। xi क्या है, किसी भी चीज़ कोई क्या बता सकता हूँ इसमें, xi fi है ना, yi नहीं, कुछ भी मानो। तो xi को क्या कह सकते हैं अपन, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है ना, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मतलब चर राशि का मान, और एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब इसकी वैल्यू इसकी दे रखी है और इसकी कितनी मात्रा है वो चीज़ एफ आई में दे रखी होगी, ठीक है। जैसे एक क्लास में 4 स्टूडेंट है, तो उन किस टाइप के स्टूडेंट है, मतलब एवरेज के हिसाब से 5 है 4, ठीक है। मतलब 4 साल के कितने स्टूडेंट हैं एक क्लास में, 5 स्टूडेंट हैं ना, 5 साल के कितने हैं 10 हैं, इस टाइप का। जो ये तो चर उसकी वैल्यू हो गई जो भी चीज़ दे रखी है, और ये उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी, और ये उसकी वैल्यू होगी। फ्रीक्वेंसी यानी मात्रा है ना, मतलब समझ सकते हो तुम, मात्रा, ठीक है। तो देखो इसमें सीधा सा एक फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है, x इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। अब तुम देख रहे हो ये सिग्मा जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ नंबर है ना, इसकी संख्या का योग, ये अगर जहाँ पे भी आ जाता है ये, तो अपन लोग समझ लेना है कि कहीं ना कहीं उसमें सम हो रहा है, मतलब जोड़ हो रही है, ठीक है। चलो, तो यही फॉर्मूला अपने को सीधा सा यूज़ करना है। कैसे अपने को इसको यूज़ करना है वो आप देखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल देखो x और f, ठीक है। x की वैल्यू भी दे रखी है और f की वैल्यू भी दे रखी है। कौन सा देखें इसमें, 5 6 7 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी इसकी 16 का
8, 16, 12, 7। ठीक है, ये टेबल दे रखा है। फिर क्वेश्चन के इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है। अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला ये था कि x इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब इसकी टोटल चाहिए और इसकी टोटल चाहिए। तो अपने पास एफ आई एक्स आई नहीं है, सिर्फ एक्स अलग और एफ अलग। तो इस जो टेबल है इसको फिर से अपने को रीअरेंज करना हो, कैसे करना होगा, देखो एक्स आई एफ आई और एक्स आई एफ आई इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। एक्स आई एफ आई इट मीन्स क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देन सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इसकी सम और इसका सम अपने को चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5, 6, 7, 10। ठीक है, 8, 6, 12, 7, 5, 84। ठीक है, देखो अब एक्स आई एफ आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो पता है आप लोग को 40, 8, 5, 40, 36, 12, 7, 84 है ना, 8, 56, 9, 5, 45 और 60। ठीक है, 40, 36, 84, 56, 55, 60। ठीक है, अब अपने को इसकी सम करनी और अपने को इसकी सम करनी, दोनों की टोटल करके उस फॉर्मूले में सीधा सरकना है। पहले ही बताया कि सिग्मा का जो मीन होता है वो क्या होता है, योगफल। ठीक है, तो इसकी सम करेंगे, इसकी सम करेंगे, इसका कितना आएगा, सिग्मा एफ आई 44 और इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा 421 321। बस फिर फॉर्मूला x इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स कितना है 321 अपॉन 41। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका माध्य होगा। ठीक है, तो ये उससे भी ज़्यादा इजी है जो अपन ने इससे पहले किया था। ठीक है, उसमें सबका योग सम करना होता था, फिर नीचे ऑब्जर्वेशन की पूरी संख्या लिखनी। इसमें सीधा सम करके डायरेक्ट डिवाइड देना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन आंसर में इसको नहीं नोट करना सीधी अपने को। लेकिन जो एक टेबल दे रखी होगी उसके बाद दूसरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी। बनानी क्यों पड़ेगी, क्योंकि एक्स आई एफ आई की वैल्यू निकालनी होती है। इसलिए एक्स आई एफ आई की वैल्यू किससे निकलेगी, ये दो चीज़ें दे रखी, इससे सीधी निकलेगी। क्यों निकलेगी, देखो एक्स आई एफ आई मीन सीधा समझ में आ रहा है कि इन एक्स आई और एफ आई की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीधा करके फिर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करनी। पूरी जो 17.2 जो चैप्टर दे रखा है इसी बेस पे पूरा का पूरा चैप्टर, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। 8 क्वेश्चन। ठीक है, 7वां और 8वां 2 क्वेश्चन हैं जो थोड़े अलग हैं। अलग तो क्या है, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू अपने को सीधी सी निकालनी है। उसमें वैसे ही दे रखा है जैसे अपन ने पहला जो सोल्व किया था। ठीक है, तो देखो इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजी था, इजी टॉपिक है। जो क्वेश्चन बचेंगे नहीं होंगे वो सॉल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, सॉल्व करवाने जैसे ही है वो, उसमें सीधा मीन दे रखा है ना, मीन कुछ भी दे रखा है और एक चीज़ एक वैल्यू उसमें क्या दे रखी है, वेरिएबल दे रखी है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, ये चीज़ वेरिएबल दे रखी है और ये भी चीज़ वेरिएबल दे रखी है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को इस चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी।
ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। सोल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आगे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। और स्कूलें खुलने भी वाली है, खुल जाएगी या खुलने भी वाली हैं, तो उस हिसाब से फिर आगे की अपन जो है डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम हमारा लेसन 4 द टेल ऑफ द बिश्नोई पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम हमारा पार्ट 4 यानी कि 4th वीडियो पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि उस मारवाड़ रीजन में एक जंबाजी नाम का ब्रेव बॉय जो था वो पैदा हुआ था, और उसके 25 ईयर्स ओल्ड होने पर एक उस एरिया में ग्रेट डिज़ास्टर आया, यानी कि कुछ एक भयानक विपदा आई। वो विपदा क्या थी कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ा। तो पहले साल तो उन्होंने जैसे तैसे जो स्टोर में रखा हुआ था उससे काम चलाया, दूसरे साल और बुरी कंडीशन हुई। लेकिन ये जो जिसको डिज़ास्टर का नाम दिया गया, यानी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो ये सूखा जो था वो कंटिन्यू 8 सालों तक चला। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 सालों तक सूखा होना, यानी कि वहाँ के लोगों का खुद का सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा, तो जानवर तो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। द पीपल हैड hacked and hacked the last beat of foliage from all the trees which finally began to dry up। अब लोगों ने 8 साल तक सूखा, कुछ लोगों के पास खाने का नहीं, तो जहाँ पर लोगों को जो कुछ भी एक छोटा छोटा भी दिखाई देता था वो वहाँ से ला कर खा लेते थे, और सब कुछ वहाँ पर धीरे धीरे सूखता। अब पेड़ों को भी 8 साल तक, कि आप देखो एक दिन से दूसरे दिन अगर आपके गमले में जो पौधे लग रहे हैं उनको पानी मत पिलाओ, वो मुरझा के नीचे कर देंगे अपना, जो उनके पत्तियां होंगी बिल्कुल ऐसे नीचे मुरझा जाएंगी, और धीरे धीरे, और अगर 15 दिन पानी नहीं पिलाया तो वो बिल्कुल सूख जाएंगे। तो यहाँ तो 8 साल तक था। तो उस एरिया में ऐसे ही, वैसे तो पेड़ ही ऐसे उगते थे जिनको लेस वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा सूखा पड़ने की वजह से पहले ही पेड़ जो थे वो सूख चुके थे, और उसमें उनको हरियाली की कोई एक ज़रा सी भी चीज़ दिखती थी तो वो लोग भी वो खा लेते थे, क्योंकि उनको भी तो खुद को सरवाइव करना था। When the stored grain was exhausted, people ate khejdi pods and the flour of dry bare seeds। अब लोगों के पास कितना, 8 साल तक का तो कोई स्टोर करके नहीं रखता, हम लोग भी 8 सालों का स्टोर करके नहीं रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 साल 2 साल निकाल सकते हैं स्टोरेज में, इससे ज़्यादा किसी के भी घर में स्टोरेज नहीं मिलता है खाने के सामान का। तो जब लोगों के पास जो बचा हुआ स्टोरेज था वो भी ख़त्म होने लग गया, तो लोगों ने खेजड़ी के पॉड्स, यानी कि खेजड़ी की जो फलियाँ लगती थी उसका, और उसको सुखाकर उसका आटा बनाया। बेर के सीड्स को खाना, बेर के सीड्स को सुखाया, उसका आटा बनाया और वो खाने लग गए। तो सोचो कि लोग अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ की छाल या फिर पेड़ के जो फलियां लगती थी उसको सुखाकर उसका भी पाउडर करके उस आटे की रोटी उनको खानी पड़ रही थी अपनी भूख मिटाने के लिए। When this too was exhausted, they tore the bark of the sangri tree and powdered and cooked it। जब खेजड़ी के पेड़ की फलियां भी ख़त्म हो गई, बेर के सीड्स भी ख़त्म हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने the tore the bark of the सांगरी ट्री, सांगरी का जो पेड़ था उसकी जो छाल थी, उसकी जो छिलका था, आपने देखा होगा ना पेड़ का छिलका होता है, तना होता है, वो सूख जाता है तो छिलके के रूप में निकलने लगता है, उसको लेकर उसका पाउडर किया, उसको पकाया और वो खाया उन्होंने। They haunted every one of the starving black bugs and finally they abandoned all hope and migrate in masses। अब जो काले हिरन कह सकते हैं, नील गाय कह सकते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स उस एरिया में जो देखने उनको अच्छे लगते थे उन सब लोगों को कि ये हमारे यहाँ का एक हिस्सा है, अब खुद की भूख मिटाने के लिए उनका भी शिकार किया जाने लग गया और उनको भी
भोजन के रूप में खाने लग गए। Tens of the thousands of the cattle perished on the way. अब जहाँ पर खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी वहाँ पर कोई भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, या कोई भी वहीं जाएंगे जहाँ पर खाने की चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो अब लोगों ने वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया, अपने जानवरों के साथ वहाँ से कह सकते हैं कि माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उस जगह को छोड़कर आगे पलायन करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने रास्ते भर में देखा कि थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे। यहाँ पर आप पेरिश्ड का मतलब लिखिए मर गए, मर जाना, यानी कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स उनको रास्ते में मरे पड़े हुए दिखने लग गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन। अब पूरी कंट्री जो थी वो काफ़ी विपदा में आ गई थी कि अब इसके आगे क्या किया जाए। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट ऑफ माइल्स टुगेदर, नॉट अ सिंगल काउ और अ ब्लैक बग। अब दूर दूर तक देखा जाए, उस पूरे रीजन में दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है कोई एक पेड़ नहीं, माइल्स टू माइल्स कोई एक पेड़ नहीं दिख रहा है, एक सिंगल काऊ तक नहीं दिख रही है, ना एक ब्लैक बग या काला हिरन दिख रहा है। कोई भी जानवर, कोई पेड़ पौधा, कोई दूर दूर तक उस पूरे रीजन में नज़र नहीं आ रहा है। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वेर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक Jambaji's father with huge store of bajra that somehow lasted through the difficult time. अब उस एरिया में कोई लोग नहीं रहते थे, सिर्फ वही लोग बच गए थे जो जम्बाजी के फादर जैसे थे, लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े ज़मींदार या जागीरदार, जिनके अंदर स्टोर में कोठियों की कोठियाँ भरी पड़ी हैं अनाज की, और उनको अभी भी जो इस बुरे टाइम के लिए उन्होंने बचा के रखी थी और अपने फैमिली को वो फीड कर रहे थे। तो ऐसे बस वही कुछ 2-4 फैमिलियाँ उस रीजन में बच गई थी। जम्बाजी वॉज मच इफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जम्बाजी जो थे वो बहुत इफेक्टेड हो गए, उनका तो वो बचपन से काम ही यही था। जब वो छोटे थे, बहुत छोटी एज में अपने फादर के जो हर्ड ऑफ कैटल्स थे, ग्रुप ऑफ कैटल्स था उनका, उसको ले जाते थे चराने के लिए, बढ़िया खेजड़ी के छाँव में सोया करते थे, काले हिरणों की मस्ती देखा करते थे, स्टैग्स को आपस में लड़ते हुए देखा करते थे। उनका तो बचपन ही ऐसे गुजरा, और ऐसे में जब उनको इस सूखे का सामना करना पड़ा, जहाँ पर लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने लग गए, जानवरों के जानवर भूख से मरने लग गए, केर, सांगरी, बेर, खेजड़ी, इनके पेड़ अब नहीं रहे, तो ऐसे में इसका उनके ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा। Many were the nights he spent in wakefulness because of suffering he saw around him. उनकी कई रातें जागते हुए निकली, यानी कि वो सोचते रहते, जागते जागते उनकी रातें गुजर जाती थी, क्योंकि जो कुछ भी उनके आसपास हुआ वो उनके लिए काफ़ी दुखद था। The dying cattle, the starving children, they haunted him day and night, and finally at the age of 34 he had a vision. अब वो कंटिन्यू लोगों को देखा करते थे कि कैसे जानवर मर रहे हैं, कैसे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कैसे बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोग अपने आप को सरवाइव नहीं करवा पा रहे, और फाइनली उनको 34 की एज में एक उनको विजन आया, एक ख्याल कह सकते हैं, एक विजन हम कह सकते हैं, एक अंदर से एक आवाज़ उठी। He saw an exhausted with his own power destroying the world around him. अब उन्होंने यूँ सोचा कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति आ गई है जिससे पूरे एरिया को एक अलग पावर मिला, और जितना भी डिस्ट्रॉयनेस हुआ है उसको मैं सब सही कर दूंगा। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। और उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इन सबको अपने तरीके से सही वापस से कर दूंगा। इफ़ लाइफ हैज़ टू फ्लॉरिश अगेन इन दिस desolate land, Jambaji showed that man would have to live in a different way, and according to different tents and beliefs, Jambaji wanted the earth to be covered once again and abundance of khejdi, bear, ker, sangri tree. He wanted herd of black bug to frolic again, and he wanted man to work for his
for this, Jambaji knew the way to achieve this and he began to broadcast his message in the year 1485. अब जम्बाजी फिर से वही सब कुछ चाहते थे जो बचपन से देखते आया करते थे। क्या देखते थे वो? वही हरा भरा सा लैंड, वही केर बेर सांगरी खेजड़ी के पेड़, वही सारी हरियाली, वही उछलते कूदते जानवर, वही ग्रुप ऑफ कैटल्स, वो सब कुछ जो उन्होंने बचपन से अब तक इतने बड़े हुए उन्होंने देखा है, वही सारा वो फिर से डेवलप करना चाहते थे। और इसका एक मैसेज उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया इन 1485 में। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और कुछ फिर से इसमें हार्ड वर्ड्स आए हैं तो उसको आपको बुक में ही मेंशन करना है। थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम पंचम पाठ वाक्यली का मतलब पहेलियाँ पढ़ रहे थे, और एक पहेली को हमने पढ़ा था। आपको वो भी याद हो गई होगी कि पहेलियाँ क्या होती, कितने प्रकार की होती है। पहेलियाँ एक मनोरंजन का साधन है ना, समय पास करना है, आनंद विनोद करना है ना, और ज्ञान का भंडार भी है। देखो, सोचना भी पड़ता है, उसका उत्तर ढूंढने के लिए थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो जिस तरह से लेंगे उस तरह से वो पहेली आएगी। अगर मनोरंजन के हिसाब से लोगे तो मनोरंजन है, टाइम पास के लिए लोगे टाइम पास है, बौद्धिक विकास के लिए लोगे तो उसकी तरह भी वो होगी। तो पहेलियाँ दो प्रकार की होती है, पजल रिडल भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पहेलियाँ बोलते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं वाक्यली। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि पहेलियाँ दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर और अस्वपदोत्तर। स्वपदोत्तर का मतलब उस पहेली का उत्तर उसी पद में मिल जाएगा, और अस्वपदोत्तर का मतलब होता है आपको थोड़ा दिमाग लगा करके, थोड़ा चिंतन मनन करके, या कहीं बाहर से ला करके उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, है ना। तो कुछ पहेलियाँ स्वपदोत्तर भी हैं और कुछ पहेलियाँ अस्वपदोत्तर भी हैं। तो हमने पिछली क्लास में एक पहेली पढ़ी थी जो स्वपदोत्तर थी, क्योंकि उसका जो उत्तर था वो इसी पद में था। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि कस्तूरी जायते कस्मात। कस्मात का मतलब कहाँ, कुतः। को हंती करीणा कुलम, करीण का मतलब था हाथी। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातर का मतलब है कायर व्यक्ति। और मृगात सिंह पलायते, मृगात का मतलब हिरण, सिंह का मतलब शेर, पलायते का मतलब पलायन करना, इट मीन्स भाग जाना। मैंने बताया था कि ये 3 प्रश्न हैं और तीनों के उत्तर इस चौथी वाली लाइन में है, चौथे चरण में उत्तर दिया हुआ है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। जैसे कि पहला मैंने बताया था पिछली क्लास में, कस्तूरी जायते। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ है जो हिरण की नाभि में पाई जाती है ना, कस्तूरी। तो कहा गया है, प्रश्न पूछा कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्तूरी कहाँ पाई जाती है। को हंती करीणा कुलम, हंती का मतलब मारना, हन करना, हन धातु का मतलब मारना, यानी हाथियों के झुंड को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी युद्ध भूमि में कायर व्यक्ति क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, यानी हिरण जो होते हैं वो सिंह को देख करके भाग जाते हैं। ये 4 पद हैं, लेकिन ये 3 पद में जो प्रश्न पूछा गया वो चौथे में उत्तर दिया गया। देखो, पहला देखेंगे कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। तो कस्तूरी जायते कस्मात, मृगात हिरण में पाई जाती है। को हंती करीणाकुलम, हाथियों के झुंड को कौन मारता है। सिंह हाथियों को मार डालता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी युद्ध भूमि में एक कायर व्यक्ति क्या करता है, पलायते। ये हमने पढ़ा था, यानी एक डरपोक व्यक्ति होता है जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध नहीं कर पाता है, वो डर के मारे भाग जाता है। तो हमने ये स्वपदोत्तर पहेली थी, इसको हमने पढ़ा था, इनके पद में ही उत्तर हैं। तो इसको आप 3 प्रश्न करके ये तीनों उसके सामने उत्तर लिखना, ऐसा मैंने पहली वाली जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरी पहेली का। दूसरी पहेली का देखो, ये भी स्वपदोत्तर है, इसमें ही उत्तर है, क्यों इसका उत्तर आप इसी पद में मिल जाएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए कैसे है वो। भोजना अंते च किम पेयम, भोजना अंते, भोजन धन अंते, यानी भोजन के अंत में। च किम पेयम, पेयम का मतलब पेय पदार्थ, पेय का मतलब पेय पदार्थ, जैसे पानी भी होता है, छाछ भी होती है, दही भी होता है, जो भी आप लेना चाहो, है ना। भोजना अंते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत का मतलब इंद्र, ध्यान देना वहाँ। जयंत कस्य वे सुतः, यानी जयंत किसके पुत्र थे। सुतः का मतलब पुत्र, जयंत का मतलब जयंत एक राजा था। जयंत कस्य वे सुतः, यानी जयंत किसके पुत्र थे।
कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी विष्णु पद यानी स्वर्ग किसको प्राप्त होता है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम का मतलब होता है छाछ, शक्रस्य का मतलब होता है इंद्र, दुर्लभम का मतलब होता है कठिन, यानी बहुत ही मुश्किल। अब पहेली में 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों के उत्तर आपको इसी पहेली में मिलेंगे, वो आपको दिमाग लगा करके ढूंढना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, तक्रम का मतलब होता है छाछ, तक्रम का मतलब क्या होता है? छाछ। तो इसका आंसर ये हो गया, भोजनांते च किम पेयम तक्रम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। फिर दूसरा देखिए, जयंत कश्यवे सुत, जयंत किसके पुत्र थे? शक्रस्य यानी इंद्र के, है ना। तो इसका उत्तर ये हो गया जयंत कश्यवे सुत, जयंत किसके पुत्र थे? शक्रस्य यानी इंद्र के। तीसरा आ गया, कथम विष्णु पदम प्राप्त, यानी विष्णु पद यानी स्वर्ग किसको प्राप्त है? दुर्लभम, अति मुश्किल, स्वर्ग मिलना बहुत ही मुश्किल, और इस कलयुग के दौर में तो स्वर्ग बहुत ही मुश्किल है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस चौथी चरण में मिल गए। तो आप ऐसे ही तीनों क्वेश्चन लिख करके सामने तक्रम शक्रस्य दुर्लभम ऐसा लिखना। अब अपन चलते हैं तीसरी पहेली में। तीसरी पहेली भी स्वपदोत्तर है, इसके अंदर ही उत्तर हैं, पर आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन 2 से भी ज़्यादा इसमें दिमाग लगा कर आपको उत्तर ढूंढने हैं। देखना, ध्यान से देखना। रवे कवे किम समरस्य सार, बहुत ही सुंदर है। रवे, रवे का मतलब रवि, रवि का मतलब सूर्य। रवे कवे किम समरस्य सारम, कृषेर भयम किम किम किमदंती भृंगाः, सदा भयम चाप्य अभयज्यम केशाम, भागीरथी तीर क्षमाश्रिता नाम। देखो अब इसके एक शब्दार्थ बता देती हूँ, तब आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब रवे का मतलब होता है सूर्य यानी प्रकाश, कवे का मतलब होता है कवि, जो कविता लिखता है ना, लेख लिखता है वो कवि। किम समरस्य सार, समर का मतलब युद्ध भूमि, समरस्य सारम युद्ध भूमि का सार। कृषिर भयम किम, यानी किसान का भय क्या होता है? किसान किससे डरता है? देखो पहला प्रश्न, रवि का क्या सार है, सूर्य का क्या सार है, कवि का क्या सार है, यानी अर्थ, इनका मतलब क्या है, इनका क्या निचोड़ है? सूर्य का क्या निचोड़ है, कवि का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब अर्थ है, और समरस्य सार युद्ध का क्या अर्थ है? 3 क्वेश्चन ये हो गया। चौथा देखिए, कृषिर भयम किम, यानी कृषिर भयम यानी किसान का भय क्या रहता है? एक किसान जो होता है, खेती करता है, उसको किस बात का डर लगता है? फिर चौथा हो गया। पांचवा देखो, किम अदंती भृंगा, भृंगा का मतलब भंवरी, भौरे जिसको हिंदी में बोलते हैं। किम अदंती, अदंती का मतलब भोजन, यानी भंवरे का भोजन क्या है? कितने हुए? 3 तो ये क्वेश्चन हुए, चौथा ये, पांचवा ये। अब छठा देखो, सदा भयम, सदा डरता कौन है? हमेशा डर, जिसके दिमाग में डर ही डर है, वो कौन है ऐसा व्यक्ति? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और ये छठा, सदा भयम, सदा भय, हमेशा भयभीत कौन रहता है? फिर देखना, चाप्य अभयज्यम केशाम, और अभय कौन रहता है? बिल्कुल निडर कौन रहता है? ये इस पहेली में आपको पूछा गया है। अब चौथी लाइन दे रखी है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, भागीरथी तीर क्षमाश्रिता नाम, भागीरथी का मतलब होता है गंगा, तीर का मतलब होता है किनारा, समाश्रिता नाम यानी गंगा नदी के किनारे पर रहने वाले, यानी गंगा नदी के तट, यानी उसके तट पर आश्रित रहने वाले हमेशा व्यक्ति कैसे होते हैं? आरामदायक, यानी शांति संतोष का अनुभव करते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं। ये चौथी लाइन है, लेकिन चौथी लाइन में ही इन 6 प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अब वापस ध्यान देंगे, देखो, रवे कवे किम समरस्य सार, यानी सूर्य का, कवि का और युद्ध का क्या सार है? तो इसका उत्तर हमें ये मिला। रवि का क्या सार है? भा का मतलब था प्रकाश, तेज। सूर्य हमेशा, सूर्य का क्या सार है? सूर्य हमेशा तेजस्वी है ना, हमेशा प्रकाश देता है, रोशनी देता है, उजाला देता है। कवि का क्या सार है? घी का मतलब वाणी, गीत, घी का मतलब होता है वाणी, घी के आगे 2 बिंदी लगा दी, यहाँ पे घी ऐसे ही लिखा है, लेकिन जब इसका हम प्रश्न बनाएंगे तो घी के पीछे 2 बिंदी लग जाएगी। घी का मतलब है वाणी। कवि का सार क्या है? वाणी, यानी वो हमेशा गीत गाता है, कविताएं लिखता है ना, दोहे लिखता है, बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताएं जो भी है लिखता है। समरस्य सार यानी युद्ध भूमि का क्या सार है? रथी, रथी का मतलब योद्धा, रथी का मतलब क्या होता है? एक योद्धा, यानी युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि का सार क्या है? वहाँ पर योद्धा जो होगा बड़ी साहस के साथ, हिम्मत के साथ, है ना, बल के साथ वो युद्ध करेगा। तो एक युद्ध का सार क्या है? एक योद्धा, योद्धा का मतलब युद्ध करने वाला। 3 हो गए। चौथा देखो,
कृषेर भयम किम, यानी कृषि को, किसान को भय किसका रहता है? देखो अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है भागीरथी, रथी ती, यहाँ पे ई साइलेंट है, थ के अंदर ई मिला हुआ और ती छोटी है। इति का मतलब होता है अनावृष्टि या अतिवृष्टि, यानी किसान का डर क्या रहता है कि तो खूब बारिश होगी तो नुकसान होगा, या फिर बहुत कम बारिश होगी तो नुकसान होगा। खूब होगी तो फसल गल जाएगी और कम होगी तो फसल सूख जाएगी। ध्यान देना, कृषेर भयम किम, भय का मतलब डर, यानी किसान का भय क्या है? इति का मतलब अनावृष्टि, यानी पानी ज़्यादा होगा तो उसका नुकसान है और पानी कम होगा तो उसका नुकसान है। तो 1 2 3 4 उत्तर मिल गए। अब पांचवा देखो, किम अदंती भृंगा, अदंती का मतलब भोजन, यानी भवरे का भोजन क्या है? अब यहाँ पे उत्तर मिल गया भागीरथी ती रस, रस का मतलब होता है उसका भवरा क्या, भवरे का भोजन क्या है? फूलों का रस चूसता है वो, है ना। तो इति का मतलब हो गया अनावृष्टि अतिवृष्टि, रस का मतलब है भवरे का भोजन। अब पांचवा देखिए, छठा 1 2 3 4 5 और छठा प्रश्न देखो, सदा भयम, हमेशा डरा व्यक्ति कौन रहता है? क्षमाश्रिता नाम, यानी दूसरों पे आश्रित रहता है, जो हमेशा डरता है, दूसरों पे हमेशा डिपेंड रहता है, हमेशा डरता है। फिर लास्ट में देखिए अभयश्य केशम, बिना डर के कौन रहता है? जो भागीरथी तीर पर श्रमाश्रित, यानी जो गंगा नदी के किनारे पर जो आश्रित है वो हमेशा निडर रहता है, उसको कभी किसी प्रकार कष्ट नहीं होता है। एक बार बाबू देख लो, रवे कवे किम समरसिशार कृषेर भयम किम अदंती भृंगा सदा भयम चाप्य भयजम केशाम भागीरथी तीर श्रमाश्रिता नाम। रवि का सार प्रकाश, कवि का सार गीत, समर का सार युद्धभूमि, कृषि का डर क्या है? किसान का डर क्या है? इति का मतलब अनावृष्टि, भवरे क्या खाते हैं? रस, सदा डरते कौन है? समाश्रिता ने दूसरों पे आश्रित रहने वाले, और अभय कौन रहते हैं? जो बिना डरे कौन रहते हैं? भागीरथी तीर श्रमाश्रिता, जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं, उनके तट पर जो रहते हैं वो हमेशा निडर रहते हैं और बड़े मस्त रहते हैं। इस तरह से हमने 3 पहेलियाँ पढ़ी हैं। अब इसके अंदर 6 या 7 जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर आप इन 5 में इन पूरी लाइन में से आप उत्तर निकालेंगे ना। रवे समरस्य सार, रवे सार किम, भा का मतलब प्रकाश, कवे सार किम, घी का मतलब वाणी। इस तरह से आप इन 6 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, और आगे अपन और भी इसको एक बार और पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आप इसका हिंदी भावार्थ करना। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या देखा था? अपवर्तन के बारे में या रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था। अब अपन पढ़ेंगे आज का टॉपिक अपन गोलीय लेंस के बारे में ना। गोलीय लेंस पहले पढ़ा था, वो गोलीय दर्पण थे, यानी स्फेरिकल लेंस। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहेगा आज के। अब स्फेरिकल लेंस अपन जानते हैं, स्फेरिकल लेंस अपने पास कौन कौन से? 2 तरह के, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों पे पतला हो उसे अपन क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ऐसा लेंस जो बीच में से पतला हो इसको बोलते हैं अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। तो इनकी अलग अलग डेफिनेशन आएगी। इसके द्वारा भी कई सारी डेफिनेशन बनेगी, जैसे मिरर में बनाई थी अपन ने। क्या बनाई थी? प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, ये सारी परिभाषा जो मिरर में आई थी वो भी इसमें भी वैसी आएगी, है ना। चाहे वो लेंस पढ़े चाहे मिरर पढ़े, परिभाषा इसमें भी आएगी, परिभाषा उसमें भी बनेगी। तो दोनों परिभाषाएं सेम तरह की है, इक्वल तरह की है। लेंस की जगह लेंस वर्ड यूज करना है, मिरर की जगह मिरर वर्ड यूज करना है ना। दर्पण आए तो दर्पण लिख देना है, और लेंस आ जाए तो लेंस लिख देना। फर्क इतना सा ही है। बाकी मुख्य अक्ष कहेंगे तो मुख्य अक्ष में इसमें भी क्या परिभाषा बनेगी? ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जो किसी लेंस के मध्य में से गुजरती है, जो किसी लेंस को ठीक 2 भागों में बांटती है, उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर फोकस बिंदु पूछ लें तो आपतित किरण लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वो फोकस बिंदु होगा। उस ऐसी परिभाषा किसमें थी? मिरर में भी थी। अ रे ऑफ इंसिडेंट स्ट्राइक एंड मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस दैट पॉइंट नॉन एज फोकस पॉइंट। और फिर फोकल डिस्टेंस पूछ लें, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल दैट इज नॉन फोकल डिस्टेंस या फोकस दूरी।
वक्रता या ध्रुव के केंद्र से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या की जाती है। तो ये परिभाषाएं जो हैं, चाहे वो लेंस की हो चाहे मिरर की हो, दोनों की सेम है, समान है। अब लेंस अगर पढ़े दोनों तरह के, तो इसमें 3 तरह के लेंस दे रखे हैं आपके। एक तो दे रखा है उभयोत्तल, ये पीछे का वर्ड उत्तल है ना। दूसरा समतलोत्तल, तीसरा अवतलोत्तल। ठीक है, ये आगे के वर्ड अलग निकालते हैं, पीछे उत्तल उत्तल है, ठीक है ना। तो उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। उभयोत्तल कैसा हो गया? जिसमें दोनों मीडियम क्या हो, कॉन्वेक्स हो, उत्तल पार्ट हो दोनों। समतलोत्तल क्या हो गया? जिसमें एक पार्ट समतल हो दूसरा उत्तल हो। तीसरा क्या, अवतलोत्तल, जिसमें इस तरह से हो, एक पार्ट उत्तल हो दूसरा अवतल हो। तो इस तरह से जो बनेगा वो क्या बनेंगे? ये हो गया आपका उभयोत्तल यानी कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समतलोत्तल तो क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो 3 तरह के लेंस हो गए, एक तो उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये किस में हो गया? कॉन्वेक्स के अंदर। उसी तरह कॉनकेव में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल कॉनकेव लेंस। फिर समतलोत्तल, तो समतल उत्तल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, समतलावत्तल, जिसमें एक समतल होगा दूसरा उल्टा हो जाएगा इसका। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? एक तो वैसा ही हो जाएगा, एक तो ऐसा ही फर्स्ट, दूसरा क्या हो जाएगा? इस तरीके से। एक तरफ क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा और दूसरा पार्ट यूं बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? समतलोत्तल हो गया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? कर्व में दोनों चीज़ें इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? लेंस के प्रकार हो गए। अब लेंस कहाँ यूज में आता है जानते हैं आप, है ना। तो इसकी डिस्टेंस भी बता दी मैंने आपको, इसकी डेफिनेशन आपको वैसे ही लिखनी है जैसी अपन ने मिरर में लिखी थी। ठीक है, लेकिन क्या करना है? लेंस वर्ड यूज कर लेना है ना। तो अ रे ऑफ लाइट विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मिरर की जगह क्या लिखा? सेंटर ऑफ लेंस नॉट एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अ इंसिडेंट रे मीट ऑन अ लेंस एंड रिफ्लेक्ट एंड मीट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस डॉट पॉइंट नॉन एज फोकस पॉइंट। ठीक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट नॉन एज फोकल डिस्टेंस। तो इस तरह से क्या कर देना है आपको? डेफिनेशन 3-4 हैं जो सारी लिख देनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी, फिर आपके ये पॉइंट्स बन जाएंगे, डेफिनेशन बन जाएगी और 3-3 तरह के ये लेंस हो गए। तो सबसे बड़ी चीज़ इनकी अब डेफिनेशन नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कैसी बनती है इसकी, वो अपने को खास तरह से देखनी है। तो जैसे अपन ने दर्पण में अंदर इमेज फॉर्मेशन किया था, वैसे अपन इस लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले लेंस के थ्रू अपन इमेज फॉर्मेशन कर देते हैं, फिर लेंस के न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे ना। तो लेंस के अपन क्या कर दें? इमेज फॉर्मेशन। तो लेंस की इमेज फॉर्मेशन करेंगे, उसमें कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन ज़्यादा है, यानी उत्तल लेंस की मिरर फॉर्मेशन अपने को ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है ना। क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या है कि अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देंगे और हमें क्या निकालनी है? इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर और इमेज की 3 चीज़ें अपने को निकालनी है। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ
इमेज। ये 3 चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है कब, जब अपने को ऑब्जेक्ट के बारे में दे रखेंगे। तो इसके अंदर एक टेबल है, ठीक है, वो टेबल मैं आपको बता दूं कैसा टेबल बनता है, ठीक है। कुल 6 तरह की शर्तें जैसे उसमें थी, यहाँ आ जाएगा, मान लो लिख दिया अपन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की स्थिति, ठीक है। यहाँ आ जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। फिर लिख देते हैं साइज ऑफ इमेज, फिर नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। ये टेबल बन जाएगा। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या आएगा, पहली चीज, दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, कहो अनंत पर, जब वस्तु 2f1 व अनंत के बीच हो, जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, जब वस्तु f1 पर हो, जब वस्तु f1 व ध्रुव के बीच हो, ठीक है। ये 6 तरह की कुल शर्तें होंगी। क्या क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब वस्तु 2f1 व अनंत के बीच हो, when object is placed between infinity and 2f1, जब वस्तु 2f1 के पर हो, तो when object is placed at 2f1, when object is placed between 2f1 and f1, when object is placed at f1, when object is placed f1 and pole, between f1 and pole। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी, ये तो जाएगी f1 पर, जब वस्तु 2f1 व f1 के अनंत के बीच हो तो कहाँ बन जाएगी, f1 व 2f1 के बीच, जब वस्तु 2f1 पर हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, 2f1 पर ही बनेगा। जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो तो क्या बनेगी, 2f1 से परे बनेगी, ठीक है। फिर जब वस्तु f1 पर हो तो क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी इन्फिनिटी पर बनेगा। और जब वस्तु f1 व ध्रुव के बीच में हो तो क्या बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के पीछे या 2f2 के पीछे, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी पोजीशन ऑफ इमेज हो गई, ठीक है। फिर साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बहुत छोटा, वेरी डिमिनाइज्ड। f1 व 2f1 के बीच में बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा। और जब वस्तु 2f1 पर हो, इमेज भी 2f1 पे बनेगी, तो क्या हो जाएगी, समान, यानी इक्वल। छोटे को क्या बनेगा, डिमिनाइज्ड या स्मॉल, ये डिमिनाइज्ड। फिर 2f1 से परे बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा, ये बहुत बड़ा, और ये अनंत पर बनेगा, इसलिए ये भी बहुत बड़ा। फिर नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा इसमें, वास्तविक उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड। अब इसमें क्या बन रहा है, जब वस्तु f1 और ध्रुव के बीच हो तो लेंस के पीछे यानी 2f2 के पीछे बन रहा है, तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, यानी वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसमें एक पोजीशन ऐसी है
जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट आता है, और मिरर में भी एक पोजीशन ऐसी थी कौन सी, कॉनकेव मिरर जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट आता है। वो कौन सी थी, जिसमें F1 और ध्रुव के बीच में होता है, इसमें भी F1 और ध्रुव के बीच में है। ठीक है, तो ये अपनी टेबल बना दी है मैंने आपके सामने। तो टेबल को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपकी इमेज फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगी। क्योंकि देखो एक्चुअल बात तो मैं ये आपको सिखा दूं, एक्चुअल बात बता दूं, क्योंकि इनको अपन प्रैक्टिकली करके देख नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर रहे हैं अपने सामने कि ये लेंस लाए, इसकी स्केल के लाइन खींचो, ये प्रैक्टिकली अपने सामने नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, अपने को अगर ये टेबल लन है तो क्या करेंगे, जो कोई सी पोजीशन आएगी अपन उस पोजीशन के हिसाब से इसका जो प्रतिबिंब है, इसकी जो इमेज है उसको अपन ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि उसका आंसर हमें पता है। अगर आंसर नहीं पता है कि जब दे दिया वस्तु 2F1 पर हो, क्या दे दिया, जब वस्तु 2F1 पर हो तो क्या बनाना है, आपका इमेज बनेगा वो 2F1 पर ही बनेगा, लेकिन अपने को पता ही नहीं 2F1 पर ही बनती है इमेज। ले अपन ने क्या कर दिया, 2F1 से परे बना दिया, यानी बिहाइंड द 2F1 बना दी, तो वो तो बड़ी बन जाएगी। अब इसमें तो समान आकार की बनती है, तो ये चीज़ें अपने को नोटिस में होगी, लर्न होगी, तो अपन इसकी इमेज फॉर्मेशन आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये टेबल आपको उतार लेनी है। ठीक है, ऑलरेडी आपके बुक के अंदर भी दे रखी है, तो इस टेबल को आप जब लर्न कर लेंगे तो आपके आसानी से इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं एक आधी पोजीशन की आपको इमेज ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसे बनती है। ठीक है, टेबल तो आपके बुक में बनी हुई है, आप वहाँ से भी उतार सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको किसी एक दो पोजीशन की इमेज ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको कि कैसे इमेज ड्रॉ करनी पड़ती है और कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो इमेज कैसे बनती है वो आप देख लें। ठीक है, मैंने लिख दी, मान लो पोजीशन फर्स्ट ही ले ली, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जब मिरर का किया था, क्या किया था, मिरर बनाया था। यहाँ लेंस का काम कर रहे हैं तो लेंस बनाएंगे। ठीक है, तो लेंस बना दिया। दूसरा काम प्रिंसिपल एक्सिस का खींच लिया। अब मैं अगर यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं खड़ा कर देता हूँ ऐसे, तो वो तो क्या हो जाएगा, किसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो अपने को पोजीशन शोध करनी नहीं है, क्योंकि पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी या अनंत है। तो अनंत का मतलब क्या होता है, जहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसका अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ से आपतित होकर कहाँ से निकलेगी, F1 से, यानी फोकस से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी। तो यहाँ जब फोकस से टकराई, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा हो गया, बहुत छोटा। तो इसकी स्थिति F1 पर, आकार बहुत छोटा, और प्रकृति इसकी क्या हो गई, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्थिति, आकार और प्रकृति, यानी इसकी पोजीशन, साइज एंड नेचर। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ खास था नहीं, सीधा सा आपके यहाँ पॉइंट करके एक मिला देना है। ठीक है, दूसरी चीज ले लेते हैं अपन, खास तो अब चालू होंगे आपके इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है दूसरा, जब वस्तु 2F1 से परे हो। देखो ये स्थिति दो चीज़ों के रूप में लिखी जा सकती है। जब वस्तु 2F1 से परे हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द 2F1। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब वस्तु 2F1 व अनंत के बीच में हो। ये दोनों पोजीशन लिखी जा सकती है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड 2F1। ठीक है, परे और पर, ये दोनों वर्ड याद रखना। जब वस्तु 2F1 पर हो, एक पोजीशन थर्ड ये है, एक पोजीशन क्या, 2F1 से परे हो, यानी पीछे की तरफ हो। तो सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, लेंस बनाया। दूसरा काम क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस खींची। अब क्या किया, मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया, ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। अपन जानते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा करना है, क्योंकि यहाँ 2F1 से परे दिखाना हमें। तो मैंने क्या किया, दो डिस्टेंस ले ली, ये F1 ले लिया, ये 2F1 ले लिया। ठीक है, ये F1, ये 2F1। ये ध्यान रखना है कि पोल से जितनी डिस्टेंस F1 की होगी, उतनी डिस्टेंस F1 से 2F1 के बीच की भी होगी। अब इधर की तरफ डिस्टेंस बनाना है, तो ये ध्यान रखें, जब मिरर से या लेंस से पहले की तरफ लिखेंगे तो F1, 2F1, 3F1 ऐसा लिखा जाएगा, और जब लेंस के बाद की तरफ लिखेंगे तो F2, 2F2, 3F2 ऐसे लिखा जाएगा। इस तरफ F2, 2F2 चलेगा, इधर F1, 2F1 चलेगा। अपनी पोजीशन क्या होगी, ये बन गई पोजीशन, ये लेंस तक अपन ने
किरण खींच दी, कौन सी, आपतित किरण खींच दी। अब इस लेंस को दो भागों में बांट दो, बांट दिया, ये इसका मुख्य बिंदु हो गया यानी सेंटर पॉइंट हो गया। यहां से अपन को रेखा गुजारनी कौन सी, फोकसिंग रे, ये लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। अब ये लाइन तो हमेशा सीधी ही निकलेगी, ठीक है, फोकसिंग सेंटर वाली। अब अपने को ध्यान होना चाहिए कि जब वस्तु 2f1 से परे था, जब वस्तु 2f1 से परे थी तो बनने वाली इमेज क्या बन रही थी, f1 और 2f1 f2 और 2f2 के बीच में बन रही थी। कहाँ बन रही थी, f2 और 2f2 के बीच बन रही थी। तो कैसे बन रही थी, अब इसमें f1 ये रहा तो इसमें 2f1 यहाँ बनेगा, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना चाहिए ऑब्जेक्ट इतनी है तो इमेज को छोटा बनाना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ टकरा देता हूँ लाइन को, ये वाली, तो कहाँ बनेगा, बड़ा बन जाएगा। तो अपने को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड के अंदर नोटिस रखनी है, माइंड के अंदर बनाए रखनी है। तो क्या करेंगे अपन, इस लाइन को कौन सी, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण को, या परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे को इस जगह भी लाना है कि बनने वाला प्रतिबिंब छोटा बने। तो ये मैंने लाइन निकाल दी, ठीक है। तो ये यहाँ टकराई, ये क्या हो गया, f2, ठीक है। अब इतनी डिस्टेंस यहाँ से इसकी है तो इतनी कितनी डिस्टेंस दूसरी 2f2 की भी होनी चाहिए। अब जहाँ ये टकराया वहाँ से ये लाइन मिला दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो गया, f2 और 2f2 के बीच भी आ गया और इस ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बनना चाहिए, ये छोटा भी बन गया। क्लियर। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान रखनी है। अब ये वाली लाइन में मान लो यहाँ टकरा देता यूँ करके, तो यहाँ से अपन यूँ रेखा मिलाते तो प्रतिबिंब क्या हो जाता, बड़ा बन जाता। तो प्रतिबिंब को छोटा दर्शाना तो छोटे की तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर ही याद नहीं है कि छोटा बनता है। तो अपन तो कहीं भी मिला देंगे, फिर रेखा खींच देंगे, लाइन मिला देंगे, रे मिला लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से और लिख देंगे ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की साइज छोटी थी और यहाँ बढ़ा रहा है। तो जैसा आंसर में है वैसा इसमें शो भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गया दूसरा। फिर तीसरे की बात करते हैं अपन। जब वस्तु 2f1 पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु 2f1 पर होती है तो कैसा बनता है, ये लेंस, ये प्रतिबिंब बीच में से मुख्य अक्ष होगी। जब वस्तु 2f1 पर हो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 पे रखी है, तो ये मैंने खींच दिया f1, इतनी दूरी पर 2f1, ठीक है। ये खींच दी, ये लिया है, ये सेंटर से लाइन निकाल दी, इस सेंटर से निकालनी, यहाँ से नहीं निकालनी, ठीक है। अब इतनी दूरी पे f1 2f1 कर दो। अब ये ध्यान रखो कि अपन ने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिया, कितना बड़ा लिया, इतना। इसको नाप के मेजर कर लो तो लगभग इतना यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका f2 और ये मिला दो, ये आपका 2f2, ठीक है। तो 2f1 पर ऑब्जेक्ट है, बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 के ऊपर ही बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज क्या बनेगी, 2f2 के ऊपर बनेगी, ठीक है ना। तो ये 2f2 के ऊपर इमेज बना दी, क्लियर हो गया। अब इस वाली लाइन को मिलाया नहीं, इमेज अपन ने बना दी। अब यहाँ से इस लाइन को सेट कर दो, बस क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को ऐसे सेट करना है। अगर आपने इस तरह से इसको एग्जैक्ट नहीं खींचा, एग्जैक्ट नहीं बनाया, तो बनने वाली इमेज आपकी कहीं ना कहीं गलत बन जाएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मिला लिया तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज तो बड़ा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है अपना, बराबर उल्टा वास्तविक। तो बराबर की जगह बराबर दिखवाना चाहिए ना, इक्वल की जगह इक्वल शो होना चाहिए ना। तो इस तरह से क्या करना है, आपको आंसर याद करने हैं, ये आंसर याद होंगे तो जाके आपकी इमेज फॉर्मेशन बन पाएगी, है ना, इमेज ड्रॉ हो पाएगी। तो इस तरह से अपन ने 3 इमेज बना ली, आपकी 3 इमेज बाकी है। तो जब भी अपनी अगली क्लास होती है ना, अगली क्लास में क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट 3 इमेज ड्रॉ करेंगे और लेंस के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं वो भी देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।